Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सर हाँ जी, सर ये एग्जाम्पल 4 है, इसमें थोड़ी दिक्कत है, एक बार बताओगे? बिल्कुल। कौन सा? 86 पेज पे है सर, फॉर एग्जाम्पल। एट्टी सिक्स पेज है सर। 86 ही निकाल रहा हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल सर, एन irregular 6 In phase. irregular six-faced die is thrown, and the expectation that is 10th row, it will give 5 even numbers. ठीक है? Is twice, then expectation that it will give 4 even numbers. How many times in 10,000 set of 10th row each would accept to give नो इवन नंबर। ये बोलता है कि एक डाई को है, उसको 10 टाइम थ्रो किया गया है, तो 5 टाइम्स इवन नंबर देगी, 5 टाइम्स इवन नंबर दे रही है। ठीक है? इज ट्वाइसली द एक्सपेक्टेशन दैट, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन चाहिए कि वो हमारे पास 4 इवन नंबर दे। ठीक है? अब कितने टाइम्स उसको थ्रो किया जाए? ठीक है, कि 10,000 सेट में 10 थ्रो, हर एक टाइम्स आप एक डाई को 10 टाइम थ्रो कर रहे हो तो वो हमारे पास इवन नंबर दे, ये पूछा गया है उसने। तो लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन ए डाई। ठीक है, इन ए थ्रो ऑफ ए डाई, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इवन नंबर। कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी पी की? तुम्हें क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? पी और क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एन नंबर ऑफ थ्रो एक सेट में कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, यानी एन की वैल्यू तुम्हें 10 दी हुई है। ठीक है, एन सी एक्स करते हैं ना यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो यहाँ पे, पी पी रेज टू पावर एक्स, क्यू रेज टू पावर 10 माइनस एक्स। ठीक है, वी आर गिवन दैट, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, 5 इवन नंबर्स इन ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें गिवन है कि तुम्हारे पास अगर 5 इवन नंबर आते हैं, यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है, ये 2 टाइम है जब तुम्हारे पास 4 इवन नंबर आते हैं, ये तुम्हें गिवन है यहाँ पे। और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला है 10 c x पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर 10 माइनस एक्स। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर दो। ओके, यानी P ऑफ x इज इक्वल टू 5, इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लो। P ऑफ x इज इक्वल टू 4, इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लो, और इन दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 5/8 एंड द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 3/8, एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन। एंड फिर जो जो भी पूछा है उसने उसकी जनरल लिख दो। जनरल इसने लिखी हुई है यहाँ पे, ये तुम्हारी क्या क्या आ जाएगी? जनरल प्रोबेबिलिटी एट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x। क्लियर है? तो बस कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। नहीं आया था सर, ये कर रखा ना, x इक्वल टू 5 से नीचे। x इज इक्वल टू 5 से नीचे, ये तो कैलकुलेशन है। ये तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ ऊपर, इस फॉर्मूले में पहले x इज इक्वल टू 5 रख दो। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 4 रख दो, ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों को इक्वल रख के इसको सोल्व कर लिया। 10c5, इसको फॉर्मूला ओपन करने का फॉर्मूला है 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। इसमें क्या है, जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दिया, और बाकी सारा लिख दिया, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, यस सर। तो ये हमने कल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया था। माइक ऑफ कर लो अपना जिसका ऑन है। ये कल हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया था। आज हम क्या करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उससे नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास डिस्क्रीट है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये कल मैंने बताया था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और होमवर्क भी दिया था कि क्या क्या तुम्हें करके लेके आना है। इसके मीन निकालने हैं, वेरिएंस निकालने हैं, ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, और उनके बीच में रिलेशन देखना है। ओके। तो कल हमने फॉर्मूला बता दिया था कि अगर लैम्डा हमारे पास पैरामीटर है तो इसका जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स लैम्डा, ठीक है, वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे कैसे होगा, ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जब एक्स क्या हो 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन, और लैम्डा क्या हो ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये हमारे पास लिमिटिंग केस था किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है बच्चों। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें मोमेंट्स निकालने थे, मीन निकालना था, वेरिएंस निकालना था। ट्राई किया किसी ने? नहीं किया तो देखो, क्या था सर? कोई बात नहीं, किसी ने नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ। म्यू आर, ठीक है, म्यू आर जो हमारा फर्स्ट मोमेंट होता है, ठीक है, अबाउट ओरिजिन, म्यू आर डैश, वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डैश लगा लेना, यहाँ पे डैश नहीं लगा होगा, ठीक है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स की पावर आर, ठीक है। एक बार आर के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम डिस्क्रीट के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, सम, ठीक है। तो इसको लिखते हैं समेशन एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स रेस टू पावर आर। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है तुम्हारे पास ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब तुम्हें इसकी मूवमेंट्स निकालने हैं। तो मूवमेंट्स के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आर की वैल्यू है वो 1 पुट कर दो, वो तो वहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, म्यू वन डैश आ जाएगा। फिर आर की वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ से 2 पुट कर दो, फिर वो तुम्हारे पास सेकंड मोमेंट आ जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, म्यू टू डैश, ठीक है। फिर आर को क्या पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट कर दो, वो तुम्हारे पास थर्ड मोमेंट आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसने आर को 1 पुट किया हुआ है, इफ यू पुट आर इज इक्वल टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन, आर इज इक्वल टू 1, तो ये जाएगा म्यू वन डैश इज इक्वल टू ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स रेस टू पावर 1 एक्स हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। इसको ओपन कर दो, लैम्डा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, इसमें हमारे पास एक्स नहीं है तो इसको हमने बाहर ले लिया। अब इस सम को एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये तुम्हारे पास किसके इक्वल होता है, ये तुम्हारे पास होता है ई रेस टू पावर लैम्डा, ठीक है। तो ये ई रेस टू पावर लैम्डा हो गया पूरा एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में है। तो ई रेस टू पावर लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 0 इंटू लैम्डा, और तुम्हारे पास ई रेस टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया, लैम्डा, यानी म्यू वन डैश है उसकी वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा आ गई। ठीक है बच्चों, ओके। और जो म्यू वन डैश है वो किसके इक्वल होता है, मीन के इक्वल होता है। तो यानी इसमें जो मीन है वो तुम्हारे पास कितना आ गया, लैम्डा आ गया, यानी जो पैरामीटर लैम्डा है वही इसके अंदर मीन है। ओके, क्लियर है। और यस सर। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, म्यू टू डैश आ जाएगा, यानी यहाँ पे म्यू टू डैश एज इट इज निकाला गया है यहाँ पे, और जो म्यू टू डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है। और फिर तुम्हें क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस किसके इक्वल होता है, वो होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। अभी इनकी वैल्यू निकाली है, वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये म्यू टू डैश की वैल्यू आई है और म्यू डैश की वैल्यू लैम्डा आई है, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पे कैंसिल आउट, तो ये आ गया लैम्डा, और लैम्डा किसके इक्वल था, मीन के इक्वल था। तो बताओ, मीन मीन में और वेरिएंस में अगर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या रिलेशन आएगा बच्चों, मीन इज इक्वल टू
वेरिएंस, ठीक है। मीन किसके इक्वल हो जाएगा? वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस है वो लेस देन हो गया था मीन से, है ना? पी एन पी क्यू और एन पी है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस लेस देन होता है मीन से, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस के इक्वल होता है, क्योंकि हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करी तो दोनों की वैल्यू लैम्डा पैरामीटर के इक्वल आई है, यानी दोनों के दोनों किसके इक्वल है? इनफैक्ट लैम्डा के इक्वल है। इज दैट क्लियर? फिर क्या करो, फिर आर आर को क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो, तो यहाँ से थर्ड मोमेंट आ जाएगा, यानी म्यू 3 डैश। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से। ये सब करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हमें दो से ही मतलब है। जब हम म्यू 1 डैश और म्यू 2 डैश निकाल लेते हैं वहां से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? मीन और मीन भी आ जाता है और वेरिएंस भी आ जाता है, ठीक है। आगे भी आप मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो? एक और निकाल सकते हो, म्यू 3 डैश, ठीक है। और वहां से फिर तुम्हारे पास सेंट्रल मूवमेंट होते हैं। सेंट्रल मूवमेंट में जिसमें डैश नहीं लगाते हम, सेंट्रल मूवमेंट में डैश नहीं लगाते, सिर्फ म्यू 1 लिखते हैं। म्यू 1 किसके इक्वल होता है? म्यू 1 डैश के इक्वल होता है, ठीक है। फिर म्यू 2 किसके इक्वल होता है? वो होता है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 का म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो ये वैल्यू अभी हमने निकाली है लैम्डा, ठीक है। फिर म्यू 3 है, वो तुम्हारे पास लैम्डा 3 आ जाएगा। म्यू 4 है, वो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हो, ओके, ठीक है। और ऐसे ये स्क्यूनेस होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास कुर्टोसिस होते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे पुट करते चले जाओ, यू कैन गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ओके। अब क्या होता है मूवमेंट में? मूवमेंट का रेकरेंस रिलेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है, यानी तुम्हें म्यू 1 गिवन है, ठीक है। तुम्हें म्यू 1 गिवन है, इसकी हेल्प से तुम्हें क्या निकालना है? म्यू 2 निकालना है, म्यू 3 निकालना है, म्यू 4 निकालना है, म्यू 5 निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलते हैं रिकरेंस रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो तुम्हें रेकरेंस रिलेशन चाहिए, तो रेकरेंस रिलेशन के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले म्यू आर की वैल्यू अभी हमने बताई थी कि म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? समेशन और अबाउट लैम्डा हम निकालेंगे यहाँ से, यानी एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर, एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो रेफरेंस रिलेशन के लिए इसने क्या किया? जो म्यू आर है उसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक है। म्यू आर अपॉन डी लैम्डा, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो आएगा माइनस आर इंटू म्यू आर माइनस वन प्लस वन अपॉन लैम्डा इंटू म्यू आर प्लस वन, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा म्यू आर प्लस वन, इसको एक तरफ कर लिया, बाकी सारी टर्म को एक तरफ कर लिया, आर इंटू लेमडा म्यू आर माइनस वन प्लस लेमडा इंटू डी ऑफ म्यू आर अपॉन डी लेमडा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क है, ये आप खुद करोगे, ठीक है बच्चों। रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन क्यों यूज होता है? क्योंकि तुम्हें एक एक सेंट्रल मूवमेंट गिवन होगा और वहां से तुम आर की वैल्यू पुट करते चले जाओगे, वहां से नेक्स्ट जो है वो तुम्हारे पास मूवमेंट आते चले जाएंगे, ओके। जैसे जैसे म्यू 1 है वो लैम्डा होता है, तो यहाँ से आप आर को 1 पुट करके म्यू 2 निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ओके। तो ये था तुम्हारे पास रेकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एक्स टी से। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है ई रेज टू पावर टी एक्स की, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन का एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा? ई रेज टू पावर टी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब जिस जिस टर्म में एक्स नहीं है ना उसको बाहर ले लो, इसको हम लिख देते हैं ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, और बाकी टर्म को एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने का मतलब पहले एक्स को 0 पुट कर दो, फिर एक्स को 1 पुट कर दो, फिर एक्स को 2 पुट कर दो, ऐसे करते चले जाओ, एंड यू कैन गेट 1 प्लस लैम्डा इंटू ई रेज टू पावर टी प्लस लैम्डा ई रेज टू पावर टी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ओपन करते चले जाएंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू ई रेज टू पावर टी, ठीक है। ये एक्स की जगह आ जाएगा, बेस से मैं तो पावर को ऐड कर दो, ई रेज टू पावर लैम्डा इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस वन, लैम्डा कॉमन ले लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है एडिटिव
और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग, लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग, लैम्डा 3 के कोरस्पोंडिंग अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इसके कोरस्पोंडिंग भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हमारे पास क्या होगा, पॉइजन वेरिएट होगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये इसके बेस्ड जो एग्जांपल है आप ट्राई करोगे, तो ये था तुम्हारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। रिकरेंस रिलेशन, प्रोबेबिलिटी का रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना हो, यानी तुम्हें P ऑफ 1 दे दिया, ठीक है, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है, और यू हैव टू फाइंड P ऑफ 2, ठीक है, ये क्या आएगा, P ऑफ 3 है, ये क्या आएगा, P ऑफ 4 है, ये क्या आएगा। तुम्हें एक पॉइंट पे यानी एक x इज इक्वल टू एक्स पे प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और तुम्हें नेक्स्ट पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में सेम ही मेथड चलेगा बच्चों इसका, यानी P ऑफ x है उसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी e रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेज टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब क्या करो, x को x पुट कर दो, x प्लस 1 पुट कर दो यहाँ से, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा p ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू जहां जहां x है वहां पे x प्लस 1 आ जाएगा, लेमडा रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई। फिर क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, यानी p ऑफ x प्लस 1 अपॉन p ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से हमने सिर्फ वैल्यू रखी है पी ऑफ एक्स प्लस 1 की, अब इनटू यहाँ पे पी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है तो चेंज हो जाएगा 1, तो एक्स फैक्टोरियल अपॉन ई रेज टू पावर माइनस लेमडा लेमडा रेज टू, जो कैंसिल होता है काट दो, जो एक्सप्रेशन बचेगा वो हमारे पास बचेगा लेमडा अपॉन एक्स प्लस 1। अब पी एक्स को इसके इस तरफ ले आओ, यानी पी ऑफ एक्स प्लस 1 is equal to lambda upon x plus 1 into p of x, and this is the required recurrence relation. Clear है? Okay? Yes, sir. तो इस पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड आप एग्जांपल ट्राई करोगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे होमवर्क दिया था मैंने करने के लिए, वो तुम्हारे पास है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कब यूज होता है, जब हमारे पास बहुत सारी नंबर ऑफ फेलियर हो जाए उसके बाद तुम्हें सक्सेस मिले, ठीक है। जब तो वो तुम्हारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हें कोई नंबर चाहिए, ठीक है, किसी का नंबर चाहिए, तो आप लिस्ट देखते हो, ठीक है, लिस्ट में देखते हो कि स्पेसिफिक नंबर स्पेसिफिक एरिया में तुम्हारे पास इतने मोबाइल नंबर है और तुम्हें किसी स्पेसिफिक पर्सन के पास तुम्हें कॉल करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्राई करोगे ना, ठीक है, पहला नंबर ट्राई किया, फिर दूसरा नंबर ट्राई किया, फिर तीसरा नंबर ट्राई किया, फिर फोर्थ नंबर ट्राई किया। हो सकता है तुम्हारे पास पहला नंबर ट्राई करते ही उस पर्सन के पास लग जाए, ठीक है, या हो सकता है तुमने 20 बार फोन किया हो और 21वां नंबर उस बंदे का हो जिसके आपके जिसको आप कॉल कर रहे हो। तो इस टाइप के अगर तुम्हारे पास इवेंट है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसमें सिर्फ एक ही बार है, क्या तुम्हें 21वीं बार अगर तुम्हें सक्सेस मिल गई तो क्या तुम 22वां नंबर भी डायल करोगे, बताओ। No, sir. नहीं करेंगे ना, तो हम एक्सपेरिमेंट तब तक करेंगे जब तुम्हारे पास तुम्हें सक्सेस ना मिल जाए, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ फेलियर के चांसेस ज्यादा है ना, ठीक है। क्या पता वो जो हम फोन डायल कर रहे हैं वो बिल्कुल लास्ट वाला हो, तो हमें कितनी फेलियर के बाद वो नंबर मिलेगा। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन या प्रोबेबिलिटीज को हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में लेके चलते हैं, तो इसमें वही है, तो पी है हमारे पास, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ये कितनी बार आएगी बच्चों, ये सिर्फ सिंगल टाइम आएगी, है ना। हम तब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे जब तक हमें सक्सेस ना मिल जाए। और जो क्यू है हमारे पास वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और ये हो भी सकती है कि हो ही ना, जैसे फर्स्ट टाइम ही फोन डायल करें हम और उस बंदे के पास लग जाए जो हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें फेलियर मिली नहीं, हमें डायरेक्ट क्या मिल गई, सक्सेस मिल गई, ठीक है। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्यू रेज टू पावर x इंटू पी, ठीक है। p की पावर कुछ नहीं आएगी यहाँ पे, वेयर x इज गोइंग फ्रॉम 0
1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। और जो P है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 0 से बड़ी होगी, यानी सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर 0 का मतलब P इज इक्वल टू 0 का मतलब तुम्हें सक्सेस ही नहीं मिली, ठीक है। और Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, ये वैल्यू होगी, और 0 अदरवाइज, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ से अगर तुम सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे, यानी समेशन P ऑफ x वेर एस x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे P ऑफ x की वैल्यू रख दो, समेशन x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी q रेज टू पावर x इनटू p, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दो, तो वो p कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर एंड प्लस ऐसा चलता चला जाएगा। p ये तुम्हारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 अपॉन 1 माइनस क्यू, ठीक है। और 1 माइनस क्यू किसके इक्वल होता है, p के इक्वल, तो p अपॉन p 1, तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, Okay, sir. अब वही, अगर मैंने सभी का पैटर्न बता रखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो गिवन, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद हम उसका मीन निकालेंगे, और मीन के लिए हम क्या निकालते हैं, उसके मोमेंट्स निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या लिख लो, पी ऑफ एक्स, जो इक्वल होता है क्यू ऑफ एक्स पी, ठीक है। अगर एक्स हमारे पास 0 1 2 अप टू सोन है, और 0 अदरवाइज, ठीक है। इसकी हेल्प से तुम्हें क्या चाहिए, म्यू वन डैश चाहिए, तो म्यू वन डैश किसके इक्वल होता है, ई ऑफ एक्स के इक्वल होता है, यानी समेशन एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो यह जाएगा समेशन एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू ऑफ एक्स इंटू पी। अब जिस टर्म में एक्स नहीं है उसको बाहर लिख लो, ठीक है, तो वो हो जाएगा पी इंटू क्यू समेशन एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स इंटू क्यू रेज टू पावर एक्स माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 क्यू रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो p इंटू क्यू, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस क्यू का -2 बाइनोमियल एक्सपेंशन से यहाँ पे। तो जो आंसर है वो तुम्हारे पास आ जाएगा p इंटू क्यू, ये 1 माइनस क्यू किसके इक्वल होता है, p के, तो p की पावर -2, तो आंसर आ जाएगा क्यू अपॉन p, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड फर्स्ट मोमेंट, और फर्स्ट मोमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, मीन म्यू वन डैश, तो वो कितना आ गया यहाँ पे, q अपॉन p। तो ये तुम्हारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, मीन होता है। इज दैट क्लियर, Yes, एनी sir. डाउट। Sir. फिर वेरिएंस निकालेंगे, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। सबसे पहले म्यू टू डैश निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। म्यू टू डैश निकाल के फिर वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस किसके इक्वल होता है, वेरिएंस होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसने निकाला हुआ है, तो वेरिएंस इसमें क्या आ जाएगा, वेरिएंस इसमें आ जाएगा क्यू अपॉन पी स्क्वायर। अब देखो कल वाला लॉजिक लगा के, वेरिएंस ये आ गया, मीन ये आ गया, तो बताओ मीन में से और वेरिएंस में से बड़ा कौन सा है, Mean बड़ा है sir. वेरिएंस वेरिएंस बड़ा है, Mean आएगा. क्योंकि आप मीन को एक टाइम और पी से डिवाइड कर रहे हो, है ना, यही मतलब है ना। तो ये चीज है, ये स्मॉल हो जाएगी, तो इसमें हमारे पास क्या है, मीन ग्रेटर है एज कंपेयर टू वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है तुम्हें, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास क्या होता है, एम एक्स टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स, ठीक है। जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट कर दो, ई रेज टू पावर टी एक्स, तो यह जाएगा समेशन एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी एक्स इंटू, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दो पी एक्स, तो वो है क्यू ऑफ एक्स, क्यू रेज टू पावर एक्स इंटू पी। अब जिसमें एक्स नहीं है उसको बाहर ले लो, तो पी समेशन एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी इंटू क्यू, सारे की पावर एक्स कर दो। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो पी एक्सपेंड करने के बाद ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस क्यू इंटू ई रेज टू पावर टी रेज टू पावर -1, और इसको आप p अपॉन पावर को नीचे लेके चले जाओ, 1 माइनस क्यू इंटू ई रेज टू पावर टी, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड मीन आ जाएगा।
ओके। नेक्स्ट है लेक ऑफ मेमोरीज, ठीक है। लेक ऑफ मेमोरीज, लेक ऑफ मेमोरीज क्या होता है बच्चों? लेक ऑफ मेमोरीज ये होता है कि आप ये एक एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद मान लो किन्हीं दो अलग अलग बंदों को एक काम दिया गया है, वही फोन डायल करने का, ठीक है। तो फोन डायल करने के बाद क्या पता जो दूसरे वाला बंदा है वो 10th जो फोन नंबर है उससे उससे स्टार्ट करे, ठीक है। तो क्या दोनों 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 को अलग अलग लिस्ट मिल गई, नंबर सेम है तुम्हारे पास उस बंदे का, तो क्या दोनों बंदों का जो फोन है वो सेम नंबर ऑफ फेलियर के बाद डायल होगा? नहीं होगा ना। अलग अलग कोई कोई किसी कोई नीचे से लग सकता है, हमारे वहाँ कोई लिस्ट है, कोई तो ऊपर से स्टार्ट कर दे लिस्ट में से नंबर डायल करना, और हो सकता है कोई नीचे से करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो दोनों को मतलब एक एक्सपेरिमेंट एक बार हो चुका ना, और उसको किसी दूसरे बंदे को दिया जाए, तो उसके लिए हमारे पास जो फेलियर है सक्सेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती चली जाएगी। इसको बोलते हैं लेक ऑफ मेमोरीज, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यस तो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है ये अभी तक हम सिर्फ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमारे पास क्या था? यूनिफॉर्म था, बर्नौलीज था, बाइनोमियल था, उसके बाद बाइनोमियल के बाद पॉइसन था जो आज हमने किया, उसके बाद हमारे पास क्या? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे पास डिस्क्रीट में आते हैं, और जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म में, ठीक है। यूनिफॉर्म भी में हमारे पास है, यूनिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 3 है। टोटल 3 में से हमारे पास फर्स्ट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, और सेम वही हम सब कैलकुलेट करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, उसके बेस्ड एग्जांपल, मीन क्या होते हैं, वेरिएंस क्या होते हैं, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन क्या होते हैं, मीन में से और वेरिएंस में से बड़ा क्या होगा, उसके बाद मोमेंट्स क्या होते हैं, सेंट्रल मोमेंट क्या आएंगे, तो ये सब कैलकुलेट करने वाले हैं इसमें, ठीक है बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने लिखा हुआ है नोट में कि वेरिएंस है वो ग्रेटर होगा मीन से, वेरिएंस होगा, वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन। वेरिएंस देखो, वेरिएंस तुम्हारे पास कितना आया है? वेरिएंस आया तुम्हारे पास Q अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ये आया है, और मीन क्या आया है? मीन आया है Q अपॉन पी। हाँ हाँ, वेरिएंस बड़ा होगा बच्चों, वेरिएंस बड़ा होगा मीन से, ठीक है। क्योंकि देखो ये P है, P है, ये 1/समथिंग होगा ना, तो 1/समथिंग होगा तो जो इसकी ऊपर वाली क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी। ये दिया भी हुआ है इसने, देखो यहाँ पे ये वेरिएंस है Q अपॉन P, यानी मीन अपॉन P, और P है तुम्हारे पास वो 1/समथिंग है, तो 1/समथिंग करोगे तो समथिंग ऊपर चला जाएगा, तो समथिंग मीन में मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ से, तो इसमें जो वेरिएंस है वो मीन से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक यस है, सर तो इसलिए वेरिएंस बड़ा होगा, और ये डिस्क्रीट में फर्स्ट ऐसा वो है डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें वेरिएंस बड़ा है और मीन क्या है? छोटा, ठीक है। और हम किससे कर रहे थे? हम तो ये कर रहे थे अगर पी 1/समथिंग ना हो ना, P 1/समथिंग ना हो, तो हमारे पास वेरिएंस है वो छोटा हो जाएगा मीन से, ठीक है। ओके सर। नाउ कम टू द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट में भी था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका दूसरा नाम हम क्या बोल देते हैं? रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कई बार इसको बोल देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा? एक इंटरवल होगा a कोमा b, उसके कोरस्पोंडिंग हर एक इंटरवल में हर एक वैल्यू के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी असाइन होगी, और वो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? 1/b माइनस a के, क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे पास क्या होगा? सीधी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी उसमें, तुम्हारे पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। तो वो तुम्हारे पास क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला उसका होगा, वो है एफ ऑफ एक्स कोमा ए कोमा बी इज इक्वल टू, इसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1/b माइनस ए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक्स किस किस के बीच में है? ए और
बी के बीच में, और अगर एक्स ए और बी के बीच में नहीं है तो तुम्हारे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगी, 0। ठीक है, देखो अब इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा ए कोमा बी। तो ए और बी है, ये हमारे पास पैरामीटर है यहाँ पे। ठीक है, इन पैरामीटर की हेल्प से तुम सारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें लिखना हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है, बिलोंगिंग टू द यू ऑफ ए बी। अगर यू ऑफ ए बी लिख दिया तो इसका मतलब यूनिफॉर्म, यू फॉर यूनिफॉर्म, इसके पैरामीटर ए बी, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ठीक है। फिर रिमार्क में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द प्रोबेबिलिटी हैज अ यूनिफॉर्म वैल्यू। यूनिफॉर्म वैल्यू होगी यहाँ पे, यहाँ से तुम्हारे पास यहाँ पे ए है और यहाँ पे तुम्हारे पास बी है, और बी माइनस ए करोगे तो तुम ये जितने भी वैल्यू है ये सारी अटेन कर लोगे, तो ये तुम्हारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तुम इसका ग्राफ बनाते हो, जैसे ये है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये तुम्हारे पास है, सॉरी ये तुम्हारे पास है वाई एक्सिस, और तुम्हारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इसका ग्राफ बनाते हो, मान लो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए है और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम कितनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी माइनस ए, तो इतनी आ गई। तो बी माइनस ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के इक्वल, यानी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस बी माइनस ए है, तो वो यहाँ पे आ गई मैक्सिमम। ओके, यानी यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन बी माइनस ए। तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को कई बार तुम क्या बोलते हो, रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हो। ओके, Yes, sir. अब ये हो गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला होते ही तुम क्या निकालते हो, मोमेंट्स। ठीक है, तो मोमेंट्स निकालेंगे तो मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पास। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ तक अब जितने डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हो चुके हैं वो डिस्क्रीट के लिए थे। अब तुम्हारे पास हर एक, हमने दो फॉर्मूले किए थे ना, डिस्क्रीट के लिए अलग और सॉरी कंटिन्यूअस के लिए अलग। ठीक है, तो अगर तुम डिस्क्रीट के लिए कर रहे हो तो हर जगह सम करते थे, लेकिन अगर यहाँ पे करोगे तो सम की जगह क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो काम वही है सब कुछ, बस तुम्हें वहां पे सम कर रहे थे और यहाँ पे तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, तो देखो निकालना, देखो निकालते हैं म्यू आर डैश। ठीक है, सिंपल मैंने लिख दिया, मतलब जनरल, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट कर दो, म्यू 1 डैश आता चला जाएगा। तो हम सिंपल देखते हैं क्या आएगा, तो वो होगा, देखो सम नहीं करना है यहाँ पे, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स इंटू, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लेके चलते हैं वो है एक्स रेस टू पावर आर। ठीक है, यानी हम एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस एक्स रेस टू पावर आर इंटू पी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख रहे हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्स रेस टू पावर आर इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जगह सम, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी। ठीक है, एक्स रेस टू पावर आर है उसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेस टू पावर आर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। तो कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने बाहर ले लिया, तो हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स रेस टू पावर आर इंटू डी एक्स। और एक्स रेस टू पावर आर का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा किसके इक्वल होता है, आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1, अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो 1 अपॉन बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी रेस टू पावर आर प्लस 1 माइनस ए रेस टू पावर आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 तो कॉमन ही है तो वो एलसीएम ले लिया हमने। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एनी डाउट? No, sir. अब इसमें आर को 1 पुट कर दो, आर को 1 पुट करेंगे तो मीन आ जाएगा। ठीक है, आर को 1 पुट करेंगे तो मीन आ जाएगा, मतलब म्यू 1 डैश आ जाएगा। तो जहां जहां आर है वहां पे 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू बी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 अपॉन बी माइनस ए बी प्लस ए, है ना, बी स्क्र माइनस ए स्क्र का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाई टू, या b प्लस ए बाई टू, ऐसे भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, Yes, sir. तो ये क्या आ गया, म्यू 1 डैश को क्या बोलते हैं, मीन। सर तो a प्लस बी बाई टू, अगर मीन निकालना हो तो a और b को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा।
फिर यहाँ पे आर को क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। आर को 2 पुट करेंगे तो म्यू 2 डैश वो आ जाएगा। तो यहाँ यहाँ इस एक्सप्रेशन में आर को 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, इंटू बी की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 अपॉन 3। अब ये फॉर्मूला पता है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, है ना। तो यहाँ पे Yes, अप्लाई करेंगे तो बी माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आंसर कितना बचेगा, बी स्क्र प्लस ए बी प्लस ए स्क्र अपॉन 3। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, म्यू 2, ठीक है। और अब कोई बच्चा बोले सर वेरिएंस, तो वेरिएंस किसके इक्वल होता है, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो इसमें जो वेरिएंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 12, इसके इक्वल आ जाएगा। ओके। yes, sir. और तुम्हें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू नहीं पता है तो आप इसको मीन को और वेरिएंस को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोमेंट निकालने आ गए। यस सर। अब मोमेंट Yes, sir. बोलो, एनी डाउट। No, sir. अब निकालते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, एम एक्स टी। एम एक्स टी क्या होता है, ई ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स। तो ये कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन ए टू बी ई रेज टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन ए टू बी ई रेज टू पावर टी एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन बी माइनस ए बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स का क्या होता है, ई रेज टू पावर टी एक्स अपॉन टी, है ना। और अपर लिमिट ए बी, लोअर लिमिट ए, इसको एक्सपेंड कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन टी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। टी टी की जगह पुट नहीं करना, किसकी जगह पुट करना है, एक्स की जगह। तो टी तो एज ए कांस्टेंट रेट होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ई रेज टू पावर बी टी माइनस ई रेज टू पावर ए टी। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। ओके। ये लोअर क्लास में करते थे, मोमेंट मीन डेविएशन अबाउट मीन। इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, यू कैन गेट द डिजायर रिजल्ट। क्लियर है। Yes, sir. अब कुछ एग्जांपल करते हैं बच्चों, देखो। इफ x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इज इक्वल टू 1 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0, ठीक है। ये पूछा है उसने, यानी हमें यहाँ पे देखो, अगर देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, इफ x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस लाइन की जगह सिर्फ वो ऐसे ही बोल सकता है, इफ x ये लिख के छोड़ देगा। तो तुम्हें समझना है इसका मतलब क्या है, ठीक है। विद मीन किसके इक्वल है, मीन दे रखा है तुम्हें 1, ठीक है। और वेरिएंस है, वेरिएंस दे रखा है वो 4/3, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है 1 अपॉन बी माइनस ए। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है तुम्हारे पास a प्लस बी बाई 2, उसकी वैल्यू तो 1 दी हुई है यहाँ से, तो 2 को इसके अपोन में ले जाओ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। क्लियर है। Yes, अब sir. वेरिएंस किसके इक्वल होता है, b माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 12, तो इसकी वैल्यू आएगी 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से b माइनस ए है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस है 4। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन है, इसको 2 बोल दो। इक्वेशन 1 और 2 को ए, एक बार तो ए को एलिमिनेट कर दो, एक बार बी को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ से, और ध्यान रखना ए है वो लेस देन बी है, इंटरवल ऐसे स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे ए होता है और उसके बाद बी आता है, तो ए लेस देन क्या होगा, बी होगा इसमें। ओके। तो इक्वेशन 1 को बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/4। 1 अपॉन बी माइनस ए होता है ना, तो 3 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, तो ये 1 और 4/3 के इक्वल क्यों रखे? मीन और दे रखा है ना। वेरिएशन। मीन क्या है, अभी हमने करा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मीन क्या है, a प्लस बी बाई 2, और वेरिएंस क्या आया है, वो आया 1/12 इंटू बी माइनस ए का स्क्वायर। ये भी निकाला तो है हमने, Yes, sir. तो ये इसलिए रखा है। ओके, क्लियर है। Yes, sir. तो ये था तुम्हारे पास क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब हम करेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है,
जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन occur in many different connections such as the radioactive or particular decays or the time between the events and poison process। देखो बच्चों, जो टाइम के साथ साथ एक वैल्यू तुम ले रहे हो, अगर एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू भी उसके साथ साथ इंक्रीज होती चली जाए या डिक्रीज होती चली जाए, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली। अभी जैसे कोविड केस है, कोविड केस अगर रोज इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? न्यूज में देखते हो ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ग्राफ तो देखा ही होगा साइट पे, ऐसे है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग केसेस ऐसे ऐसे जाएंगे, तो इसको बोलते हैं भाई ये जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं हमारे पास, है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का? और इसमें हम जो थीटा है उसको पैरामीटर लेके चलेंगे, सच दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x कोरस्पोंडिंग टू द पैरामीटर थीटा, वो तुम्हारे पास क्या होगा? थीटा e रेज़ टू पावर माइनस थीटा इनटू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू ये होगी, और 0 होगी अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है अदरवाइज। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा, और जो थीटा है इसमें हमारे पास ये तुम्हारे पास क्या होगा? इसका पैरामीटर होगा। फॉर्मूला हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसने सबसे पहले मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकाल दिया, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसकी मोमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले मोमेंट जेनेटिक फंक्शन देख लेते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन क्या होगा? mx ऑफ t यानी e ऑफ e रेज़ टू पावर dx। क्योंकि ये भी एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे समेशन की जगह क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो ये तुम्हारे पास होगा e रेज़ टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, नेगेटिव के लिए नहीं है, तो 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे खत्म होगा। तो 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर t इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की, यानी थीटा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्योंकि हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो थीटा बाहर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर, इनको पावर को ऐड कर दो, पावर को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा माइनस टी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा माइनस वन इंटू वन, थीटा अपॉन थीटा माइनस वन और थीटा माइनस टी। थीटा माइनस टी, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन थीटा। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया बीच में, इसका डेरिवेटिव करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, ओके। तो वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला इस एक्सप्रेशन से मैंने क्या कर दिया? स्किप कर दिया। तो डायरेक्टली तुम्हारे पास जो आंसर है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वो तुम्हारे पास ये मल्टीप्लाई में ये इक्वल लिखा है ना यहाँ पे बच्चों, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास समेशन। इसको आपको माइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी टी अपॉन थीटा रेज़ टू पावर आर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, ओके। अब मोमेंट जेनेटिक फंक्शन में इसने मोमेंट जेनेटिक फंक्शन इसलिए पहले निकाल दिया कि वहां से आप डायरेक्टली क्या निकालो? म्यू आर डैश निकाल लो, और म्यू म्यू आर डैश यानी मोमेंट्स किसके इक्वल होते हैं? क्योंकि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से मोमेंट आएंगे। तो ये तुम्हारे पास होगा ई ऑफ एक्स रेज़ टू पावर आर। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, इसका कोफिशिएंट होगा। इसको आप एक्सपेंड करते चले जाओ, एक्सपेंड करने के बाद म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश वहां से आते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ से। और यहाँ से उसने इसको एक बार एक्सपेंड करोगे आप, एक्सपेंड करने के बाद म्यू वन डैश है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 2 अपॉन थीटा स्क्वायर के इक्वल। और जो म्यू टू डैश है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 2 अपॉन थीटा स्क्वायर, ये 1 अपॉन थीटा आएगा, ठीक है, म्यू वन डैश। यानी जो इसमें मीन है वो तुम्हारे पास हो जाएगा 1 अपॉन थीटा, और जो वेरिएंस है वो तुम्हारे पास हो जाएगा 2 अपॉन थीटा स्क्वायर, ओके। वेरिएंस हो जाएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा?
इसका मीन और वेरिएंस, ठीक है। अब देखो इसमें डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि मीन बड़ा होगा वेरिएंस से, वेरिएंस बड़ा होगा मीन से। इसमें केस चलेंगे। मीन वेरिएंस से तब बड़ा होगा जब थीटा 1 और 0 के बीच में हो, ठीक है। और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब थीटा किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। और वेरिएंस मीन से छोटा हो जाएगा जब थीटा ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे 3 केस होंगे ये, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ओके, यस सर। क्लियर है। थ्योरम है, आप स्किप कर सकते हो, नॉट इम्पोर्टेंट। दो जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हमारे पास क्या होता है, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। कि कोई मान लो एक्सपोनेंशियली कोई काम हो रहा है, ठीक है। जैसे दिन में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो कोई आज एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो कल आप सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जरूरी थोड़ा है वो टेम्परेचर कल भी सेम रहे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी तुम्हारे पास क्या होता है, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कि एक एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, दूसरा आप कर रहे हो, तो ये डिपेंड नहीं करता फर्स्ट फर्स्ट वाले रिजल्ट्स पे, ठीक है। ओके, यस सर। यस सर। तो इस पे बेस्ड एग्जांपल है, ये आपको करने हैं। एग्जाम्पल्स में कुछ नहीं है, दो चीजें पूछी होगी और दो चीजें गिवन होगी, एक चीज आपसे पूछ लेगा, ऐसे एग्जाम्पल्स है इसमें। प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, थीटा की वैल्यू पूछ लेगा। तो ये था तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले डी मोवरीज ने दिया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। जो तीन है, पहले दो तो सिंपल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी रियल लाइफ में, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसका पार्टिकुलर केस है। तो ये होता है तुम्हारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कब यूज होता है, जब हमारे पास जो स्टेटिस्टिकल जो सैंपल है वो बड़ा हो, ठीक है। मान लो हमने पूरी सिटी का कोई डाटा लेना, तो इस टाइप से हम जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे हमें सिटी के हर एक पर्सन का हमें डेटा चाहिए, तो सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, स्टडी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके चलते हैं, ओके। तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, वो डायरेक्टली मीन लेके चलेंगे और वेरिएंस लेके चलेंगे इसका ऑलरेडी, ठीक है। जैसे एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल इंक्लूडिंग meteorological data such as temperature, rainfall, measurement of living organism, score on aptitude test, physical measurement, ठीक है। ये बहुत लार्ज है ना। वेट यस ऑफ सर। कंटेंट ऑफ फूड, फूड पैकेज, कितने फूड हो सकते हैं तुम्हारे पास, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन बोतल एंड कैन। तो इस टाइप के अगर तुम्हारे पास डेटा चाहिए तुम्हें इस टाइप का, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इसमें, ठीक है। द एज एट द फर्स्ट क्लीविंग ऑफ काउज बिलोंगिंग टू द सेम ब्रीड एंड लिविंग द सेम एनवायरमेंट कंडीशंस, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या होगा, ए मिल्क यील्ड ऑफ काउ इन इज लार्ज हैड टेंड टू फॉलो ए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस टाइप के हमारे पास एग्जाम्पल होंगे, उनमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने वाले हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें जो दो दो पैरामीटर होंगे, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखने का तरीका ये होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एन, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे म्यू, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर। ये तो 10th क्लास में पढ़ लिया था ना। म्यू क्या होता है, मीन। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। वेरिएंस, ठीक है। तो ये शुरू में ही लेके चलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन और वेरिएंस, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल ठीक। तो ये तुम्हारे पास टर्म ऐसे होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका क्या चाहिए, फॉर्मूला यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन चाहिए, ठीक, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चाहिए, तो वो तुम्हारे पास होगा एफ ऑफ एक्स म्यू मीन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 1 अपॉन सिग्मा इंटू √2 पाई मल्टीप्लाई में, ये ई रेस टू पावर है बच्चों, यानी ई रेस टू पावर -1/2 इंटू
एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर पढ़ा है ना पहले। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। ओके यस और जो सर यस इसमें जो x है उसकी वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, और म्यू है मीन, उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो इन्फिनिटी तक, और सिग्मा वो ग्रेटर देन जीरो हो गया क्योंकि ये अंडरूट में आता है सिग्मा, तो इसलिए तुम्हारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये फॉर्मूला है। तो इसको आप पढ़ोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, ओके। और फिर मैं आगे करवाता हूँ। क्लियर है? ओके सर एनी डाउट? नो सर।